इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसे सुनकर आप सब अपना सर पीटने पर मजबूर हो जाएंगे। यकीन नहीं होगा कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं। यहीं से एक बात और निकलती है कि क्या अपराधी होने के लिए, सजा पाने के लिए अपराध करने की जरूरत नहीं है, केवल मुसलमान होना ही काफी है। और चाहे आप लोकतंत्र तथा न्यायपालिका में जितना भरोसा करें, आपको लोकतंत्र के किसी भी हिस्से से कोई राहत नहीं मिलेगी। कहा जाता है कि हम आह भी कर दें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होती। यही हाल इस वक्त देश में अल्पसंख्यकों और सत्ताधारियों के बीच हो चुका है। सत्ता में बैठे लोग, सत्ता समर्थित लोग कुछ भी कर जाएं, किसी भी हद तक नफरत फैला दें, कांड कर दें, उन्हें इनाम मिलता है। दूसरी तरफ विरोधी, आलोचक या अल्पसंख्यक कुछ न भी करें तो सजा मिलने लगती है। अपनी स्क्रीन पर इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर को देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप मैसेज में छिपा हुआ सूक्ष्म संदेश खोज निकाला और अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इस वीडियो में हम इस घटना पर तो बात करेंगे ही, साथ ही चर्चा करेंगे भाजपा नेताओं, गोदी मीडिया और आईटी सेल के गुर्गों द्वारा फैलाई जाने वाली नफरती बयानों की। कि आखिर इस देश की न्यायपालिका में बैठे जज उन बयानों को क्यों नहीं देख पाते, सुन पाते, और नेताओं के बयानों को तो छोड़िए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही जो जज नफरत भरे बयान देते हैं, क्या वो भी नहीं दिखता? या फिर एक विचारधारा का कब्जा न्यायपालिका में इस कदर हो गया है कि अल्पसंख्यकों को अब घोषित तौर पर दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। मसला बड़ा गंभीर है, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा और कल्पना करिए कि भारत की न्यायपालिका किस रास्ते पर जा रही है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टर्न से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुल के आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल ये मामला है उत्तर प्रदेश के बिजनौर का। दो भाई हैं, एक हैं आफाक अहमद और दूसरे हैं आरिफ अहमद। आरएसएस के एक कार्यकर्ता संदीप कौशिक ने आरिफ पर आरोप लगाया कि सार्वजनिक रूप से आरिफ अश्लीलता फैलाता है, शांति भंग करने वाला है, आपराधिक धमकी देता है, ये राष्ट्र विरोधी और असामाजिक तत्वों से संबंध रखता है, लव जिहाद में शामिल है, हिंदू महिलाओं को फंसा कर ले जाकर विदेश में बेचने का काम करता है। यानी इस तरह के जितने भी आरोप हो सकते थे आरएसएस के लोगों ने आरिफ मोहम्मद पर लगाया। गिरफ्तारी हो गई। मैं मोटा मोटी घटना बता रहा हूं क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ एक घटना पर नहीं है बल्कि उस घटनाक्रम पर है जो देश भर में बीजेपी आरएसएस के लोग न्यायपालिका के सहयोग से चला रहे हैं और पुलिस भी साथ में दिखती है। आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने आरिफ मोहम्मद पर आरोप लगाया, मुकदमा दर्ज हो गया, गिरफ्तारी हो गई। इसके बाद एफआईआर को और बढ़ाया गया। इसमें दुष्कर्म, जहर देना, धोखाधड़ी, जालसाजी और धर्म परिवर्तन जैसे आरोप शामिल किए गए। आरिफ अभी भी जेल में है। आफाक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे अपने भाई के बारे में मालूम था, मैंने उसे समझाया और कहा कि अपने ही समुदाय में शादी करो। भाई मान गया। साल 2023 में उसकी शादी हो गई, एक बेटी भी हुई। मुझे लगा कि मामला खत्म हो गया, लेकिन इस साल 19 जुलाई को कुछ स्थानीय लोगों ने फोन कर बुलाया एक बैठक में शामिल होने के लिए। वहां हर समुदाय के लोग थे। यहाँ पर लोगों ने बताया कि आफाक के भाई ने एक हिंदू महिला का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की है, उसे दुबई ले जाने की योजना बना रहा है। इसके बाद 30 जुलाई को आफाक के खिलाफ 2 लोगों को भेजे गए व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। ये एफआईआर एक पुलिस सब इंस्पेक्टर ने, जिनको मैसेज भेजा गया था, उनके द्वारा लिए गए स्क्रीनशॉट के आधार पर दर्ज किया। अब जरा सुनिए कि उस मैसेज में क्या लिखा था। मैसेज में आफाक ने कथित तौर पर कहा कि उसके भाई को पुलिस पर राजनीतिक दबाव डालकर झूठे मामले में फंसाया गया। अपने मैसेज में आफाक ने दुख व्यक्त किया था कि मेरे परिवार की आजीविका का पूर्ण बहिष्कार करने का आह्वान किया गया है और ये आशंका व्यक्त की कि भीड़ द्वारा उसकी हत्या भी की जा सकती है। अपने व्हाट्सएप मैसेज में आफाक ने बार बार देश की न्याय व्यवस्था में विश्वास व्यक्त किया और लिखा था कि अदालत हर झूठ का पर्दाफाश करेगी। यानी अपने भाई को कथित रूप से फंसाए जाने के बाद आफाक ने कुछ लोगों से व्हाट्सएप पर यह चर्चा की होगी या मैसेज भेजा होगा कि उसके भाई को राजनीतिक दबाव में फंसाया जा रहा है। साथ ही साथ आफाक ने न्यायपालिका में भरोसा भी जताया कि वहां सब दूध का दूध पानी हो जाएगा। मगर इसी में इलाहाबाद हाईकोर्ट को सूक्ष्म संदेश दिख गया जो कि समाज के लिए ठीक नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें जो सूक्ष्म संदेश है उससे पता चलता है कि आफाक के भाई आरिफ को उसके धर्म के कारण निशाना बनाया जा रहा है और इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। यानी व्हाट्सएप पर अपना दर्द साझा करने में भी, बिना धर्म का नाम लिए भी, बिना संप्रदाय को टारगेट किए भी, किसी पर आरोप लगाए भी धार्मिक भावनाएं आहत होने लगी हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया कि पुलिस आगे कार्रवाई करे, जांच करे, एफआईआर रद्द नहीं होगी। और सुनिए, आफाक के वकील सैयद शाहनवाज शाह ने तर्क दिया था कि यह मैसेज सिर्फ उनके मुवक्किल की पीड़ा को दर्शाता है, लेकिन हाईकोर्ट ने नहीं सुना।
हाईकोर्ट ने कहा कि अनकहे शब्दों में एक अंतर्निहित सांप्रदायिक आरोप छिपा हुआ है, यानी जो शब्द नहीं कहे गए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको भी ढूंढ लिया। आपको बता दें कि यह मामला जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की बेंच में सुना जा रहा था। कहानी यही खत्म नहीं होती है। 4 अगस्त को आरएसएस वाले कौशिक ने एक और एफआईआर दर्ज करवाया। इस बार ये एफआईआर आरिफ के चाचा सादिक के खिलाफ दर्ज करवाई गई, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर एक स्थानीय मीडिया चैनल को बताया था कि उनके भतीजे को फंसाया गया है। इस एफआईआर में सादिक पर बीएनएस की धारा 196(2) के तहत दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। अब आप जरा सोचिए, एक भाई पर तरह तरह के आरोप लगाकर उसे जेल भेज दिया जाए और दूसरा भाई व्हाट्सएप पर अगर किसी को कह दे कि उसके भाई को फंसाया गया है तो दूसरे पर भी मुकदमा। परिवार में चाचा यदि किसी मीडिया हाउस से बात करते हुए कह दें कि भतीजे को फंसाया गया तो उन पर भी मुकदमा। सवाल है कि क्या इस देश के अल्पसंख्यक चुपचाप अपनी गर्दन कुछ लोगों के सामने झुका दें कि आप हमारा सर फोड़ दीजिए या गर्दन काट दीजिए, हम एक बार नहीं बोलेंगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है। जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरह से काम करती है। बीजेपी आरएसएस के लोग जैसे चाहे वैसे एफआईआर करवा लेते हैं, जबकि उसी प्रदेश में सामान्य व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर घूमता रह जाता है। एफआईआर कराना कितना मुश्किल है आप सबको पता है, और अदालत बिना कहे बिना लिखे हुए शब्दों को भी पकड़ लेती है। मैसेज में लिखी हुई जो बातें हमने आपको बताया, जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, दुनिया की कोई भी दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी लगाकर देखिए, क्या उनसे धार्मिक भावनाएं आहत होने और माहौल खराब होने की कोई बात नजर आती है? मामला किसी आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा आरोप लगाने का हो, पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने का हो, या इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अनकहे शब्दों को ढूंढ निकालने का हो, पुलिस जांच का आदेश देने का हो, यह सब कहीं न कहीं गोलवलकर की उस विचारधारा का समर्थन करते हैं जिसमें वो चाहते थे कि भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के हिसाब से रहें, सामान्य नागरिक अधिकारों की मांग भी न करें, कल्पना भी न करें, उम्मीद भी न करें। और देखिए वही तो हो रहा है। मुसलमान अपना दर्द भी बयान नहीं कर सकता, वो ये नहीं कह सकता कि उनके परिवारजनों को फंसाया गया है, गलत आरोप लगाकर एफआईआर किया गया है। ये बोलने पर भी नई एफआईआर हो रही है। ये वही खेल है जिसके तहत उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिसा फातिमा जैसे लोगों को सालों साल जेल की कैद में रखा गया है, न जमानत न सुनवाई। और दूसरी तरफ जरा याद करिए, जिस देश की अदालतें और जिस देश की अदालत में बैठे जज जो शब्द नहीं कहा गया उसे भी ढूंढ निकालते हैं, यानी अपने मन से जोड़ने वाली बात और उसे निकालकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने की बात करते हैं, उसी देश में प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री और तमाम भाजपा नेता, मुख्यमंत्री दिन रात नफरती बयानबाजी करते हैं। जिस प्रदेश का ये मामला है उसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कभी कटोगे तो बटोगे का नारा देते हैं, कभी कठमुल्ला बोलते हैं, कभी भाषणों में बुरखा घसीट लाते हैं, कुल मिलाकर सांप्रदायिक भाषण देकर माहौल बनाते हैं, तो कभी गर्मी शांत करने की धमकी भी देते हैं। उनका शायद ही कोई ऐसा भाषण होता होगा, सार्वजनिक भाषण, जिसमें उन्होंने सांप्रदायिक एंगल न दिया हो। उसके बिना न तो भाषण शुरू होता है न खत्म हो पाता है। मगर आज तक इलाहाबाद हाईकोर्ट और वहां बैठे कोई जज साहब स्पष्ट रूप से कहे गए शब्दों को भी पकड़ नहीं पाए, सुन नहीं पाए, जबकि आफाक के मामले में बिना कहे गए शब्दों को भी ढूंढ लिया। अन्य नेताओं पर आने से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही जस्टिस शेखर यादव को याद करिए, किस तरीके से उन्होंने एक हिंदुत्ववादी संगठन के कार्यक्रम में शामिल होकर मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की, कठमुल्ला और न जाने क्या क्या कहा था, बहुत सारी अनाप शनाप बातें कही। मगर इलाहाबाद हाईकोर्ट को वहां पर भी कुछ कही गई बातें सुनाई नहीं पड़ी। हमारे प्रधानमंत्री को याद करिए, अभी 2024 के ही लोकसभा चुनाव में देश भर के हिंदुओं को डरा रहे थे कि कांग्रेस वाले आएंगे तो हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेंगे, 2 भैंसिया होगी तो एक भैंसिया खोल के मुसलमान को दे देंगे, 2 घर होगा तो एक घर छीन के मुसलमान को दे देंगे, घर में 2 कमरे होंगे तो एक कमरा मुसलमान को दे देंगे। कह रहे थे कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, घुसपैठिया बुलाते थे सरेआम। ये वो शब्द हैं जो सीधे सीधे कहे गए, पूरी दुनिया ने सुना, धमकाते हुए कहे गए, चिढ़ाते हुए कहे गए, मगर देश की किसी अदालत के कानों तक जू नहीं रेंगी। चुनाव आयोग को तो छोड़ ही दीजिए, उससे तो किसी को उम्मीद भी नहीं है। मगर जो अदालत नहीं कहे गए शब्दों को पकड़ लेती है, उसे भाजपा आरएसएस के लोगों द्वारा कहे गए शब्द भी सुनाई नहीं देते, दी गई गालियां भी सुनाई नहीं देती। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के भाजपा नेता और मंत्री शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बुलाया। इससे ज्यादा अपमान और क्या ही हो सकता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 2 दिलेर जजों ने सुओ मोटो लिया। उनमें से एक थे जस्टिस अतुल श्रीधरन। उन्हें कथित तौर पर सजा के रूप में यहां से वहां लगातार ट्रांसफर किया जा रहा है, उन्हें कॉलेजियम में जाने से रोका जा रहा है, चीफ जस्टिस बनने से रोका जा रहा है, यानी उनकी पावर को कम किया जा रहा है, सजा दी जा रही है, चिढ़ाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। हाल ही में हमने इस मामले पर 2 वीडियो किए हैं, इन दोनों को जरूर देखिएगा। नफरती बयान देने को लेकर भाजपाई मंत्री के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हो गई, मगर कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया। और सुनिए, इसी देश में एक भाजपाई मंत्री ने गोली मारो फलानों को नारा दिया था, याद है कि नहीं, गाली देते हुए। इसी देश की संसद में भाजपा सांसद ने मुस्लिम सांसद दानिश अली को कटुआ, आतंकवादी और न जाने क्या क्या कहा। महाराष्ट्र का एक भाजपा नेता है जो मस्जिदों के सामने सरेआम खड़े होकर मुसलमानों को मां बहन की गालियां देता है। उस व्यक्ति की कुल जमा पूंजी राजनीतिक रूप से यही है कि वो मुसलमानों को गरियाता है, हिंदुओं को भड़काता है, धमकाता है। और बीजेपी
बीजेपी का चहेता है, चहेता देश की न्यायपालिका का भी है, वरना सरेआम इस तरह से कोई नफरत कैसे फैला सकता है। इन भाजपा नेताओं द्वारा कहे गए नफरती शब्द जो सरेआम देश में आग लगा रहे हैं, वो किसी अदालत को सुनाई नहीं देते। अभी हाल ही में भाजपा की पूर्व सांसद जिन पर बम ब्लास्ट करने के आरोप लगे थे, उन्होंने हिंदुओं से ही कह दिया कि अपनी बेटी की टांग तोड़ने में भी पीछे मत रहना अगर वो किसी और धर्म के लोगों के साथ प्रेम में पड़ जाए। क्या ये हिंसा को बढ़ावा देने जैसी चीज नहीं है? क्या ये संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? मगर जिस अदालत का काम है संविधान को संरक्षित करना, उसके कानों तक ये बातें पहुंचती ही नहीं है। सोचिए, पिछले 12 साल से देश का गोदी मीडिया किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ माहौल बना रहा है, किस तरीके से हर दिन देश में दंगों की साजिश रची जाती है, देश को आग के हवाले किया जा रहा है गोदी मीडिया द्वारा, मगर देश की किसी अदालत की कानों में जू नहीं रेंगती, बात वहां तक पहुंचती नहीं। पता नहीं मिलाड़ लोग कड़वा तेल डाल लेते हैं कान में, IT सेल के गुर्गे दिन रात नफरत फैलाते हैं, झूठी बातें परोसते हैं, देश की जनता को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं, मगर आज तक किसी अदालत ने ठोस कार्रवाई नहीं की। और तो और अभी हाल ही में भारत के चीफ जस्टिस पर एक व्यक्ति ने जूता मार दिया। नफरती चिंटू ने जूता फेंकने वाले का महिमा मंडन किया। IT सेल के कुछ ऐसे भी गुर्गे हैं जो चीफ जस्टिस के खिलाफ माहौल बना रहे थे, उनके खिलाफ हिंसा तक के माहौल बना रहे थे, ऐसी ऐसी बातें लिख रहे थे, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो। यानी भारत की न्यायपालिका के सबसे ऊंचे पद पर बैठे दलित समाज से आने वाले एक व्यक्ति पर जूता भी चला दिया जाए तो इस घटना की निंदा करने की बजाय नफरती चिंटू जूता मारने वालों का समर्थन करते हैं और अदालत से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। यहीं पर याद आती है राहत इंदौरी साहब की वो लाइन कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे। अगर व्यवस्था सड़ जाएगी तो सिर्फ अल्पसंख्यक ही निशाने पर नहीं होंगे। निशाने पर अल्पसंख्यक नहीं है, वो वर्ग है जो कमजोर है। हर वर्ग जो कमजोर होगा वो निशाने पर आएगा, वो दलित हो, पिछड़ा हो या फिर महिला हो, बचेगा कोई नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नंबर सबका आएगा, अमृतकाल की गारंटी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जब संवैधानिक संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी भूलकर ऐसे कार्य करने लग जाएं जो किसी विचारधारा से ग्रसित नजर आए, तो फिर जनता को जागरूकता के माध्यम से लोकतंत्र को संभालना होता है। अपनी जिम्मेदारी निभाइए। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।